जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही नून लीग ने कहा कि अच्छा हम नहीं बनाते सेंटर में हुकूमत, तो साथ ही कमिश्नर साहब आ गए। ये शायद नून लीग को पैगाम दिया गया है कि बेटे अगर सेंटर में नहीं बनाओगे तो फिर हम प्रोविंशियल भी नहीं बनाने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? वो जो 2 छुट्टियां थी ना, वो हमें बड़ी भारी पड़ी हैं। सर हमें मतलब व्यूज मिस कर गए हम, पीछे इतनी एक्टिविटी सर हुई। बहुत कुछ हुआ, लेकिन सर अब हम समेटने आए हैं। वाह, इतना कुछ हो रहा है और इतना कुछ हुआ जा रहा है। एक तो PSL, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है PSL उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही हैं, बल्कि PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं जिस खबर से कल के दिन थरथली मच गई पूरे मुल्क में। जो रावलपिंडी के कमिश्नर चट्टा साहब हैं, उनका जो इंकशाफ था कि ये पूरे जो पिंडी के अंदर जितने भी हल्के हैं उनके अंदर जो मामलात हुए हैं उस दिन, उसमें 70 हज़ार वोट जो है वो एंज किया है। और हालांकि उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं है उस तरह से इलेक्शन के अमल का, बट वो कमिश्नर है। सो ये भी नहीं है कि वो कोई हमेशा को बंदा है, कोई रात चलता आके उसने कह दिया कि यार धांधली हुई, वो तो सब कह रहे हैं। तो वो उन्होंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये वाली बात दे मारी, और उसके बाद सीन ऑन हो गया। जब बाहर आए वो, तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो इस सारी चीज़ में मुलव्वज़ हैं। ये उन्होंने कहा फिर कि फ़ौज ने इलेक्शन ठीक कराएं और कोई उसमें मसला नहीं है, इलेक्शन ठीक हुए हैं। फॉर्म 45 जो है उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ आएगी क्या हुआ है। सर मैं तो अब चाह रहा हूँ कि हम जो हमारा सेट है ना इधर, हम मुख्तलिफ हल्कों के फॉर्म 45 फ्रेम करके ना, या वॉलपेपर के तौर पे ना उसको चिपका लें यहाँ पे, बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल। अच्छा, शुरू करते हैं चीफ जस्टिस साहब से। अब हम कोई चीफ जस्टिस साहब के फ़ैन नहीं हैं, मैं तो कम से कम नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है बहुत ही लॉन्ग शॉट है ये कि जी चीफ जस्टिस ने धांधली करवाई है। मतलब अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस साहब को लेकिन एक चीज़ करनी चाहिए थी मेरे ख्याल में, कि जिस तरह मतलब फिर वही बात है, हम तो फेस वैल्यू पे लेते हैं सबको, नीयतें तो अल्लाह जानता है। जी जी। लेकिन जैसे उन्होंने इलेक्शन से 2 दिन बाद आके कोर्ट जब लगी, तो जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हो गया इलेक्शन, कौन बना प्राइम मिनिस्टर, तो बेसिकली उन्होंने दिखाया कि वो तो टीवी देखते ही नहीं, जैसे कि चीफ जस्टिस को होना चाहिए कि टीवी नहीं देखना चाहिए। लेकिन ये जब कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके 2 घंटे बाद उनको कैमरामैन भी मिल गया, कैमरे वाला भी मिल गया, उन्होंने आके अपना वर्जन भी दे दिया कि जी ऐसे कुछ नहीं हो सकता। सबूत लो। हाँ, सो मेरे ख्याल में तो उनको बॉदर ही नहीं करना चाहिए था कि मतलब जब सबूत आएगा तब देख लेंगे फिर। बाकी ये है कि ये इस तरह के जो इल्ज़ामात होते हैं ना, इनका जो सबसे बड़ा मसला है, और वैसे भी दुनिया में कोई भी क्राइम पकड़ना हो, मतलब और फिर बात है, ये साहब तो कह रहे थे कि इतने ये तंग थे ज़िंदगी से कि इन्होंने खुदकुशी की भी कोशिश की। तो उससे ज़्यादा आसान नहीं कि बस बता दे कि उनको किसने कहा था करने के लिए। मतलब वो तो ठीक है कि जी पीछे चीफ जस्टिस का हाथ था, या पीछे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था, भाई तेनू किने किया सी, तू अपने इमीडिएट फोन किसका आया था। तो ये सारी हुई चीज़। अच्छा, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो शायद इतनी डिस्कस नहीं हुई कि लोग इधर ही फंसे हुए हैं। इनके जो सेक्रेटरी हैं उनके घर भी छापा पड़ा है। उनके फैमिली वाले थे वहाँ पे मौजूद गालिबन, और उनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह और तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके सेक्रेटरी घर से ले ली गई। ये तो पता नहीं कहाँ है खुद, लेकिन ठीक होंगे। और बाकी इनके इर्द गिर्द जिनका अमला है उनसे अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो सर अगर यहाँ से मैं थोड़ी आप इजाज़त दें और मैं पार्टियों के ऊपर आ जाऊँ, जिनकी आजकल पार्टी बिल्कुल नहीं हो रही, कि सर डेड लॉक है। ये जो कल की खबर थी ना कि बिलावल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद रात को पहुंचे हैं और डिस्कशंस हो गई हैं, मामलात तय हो गए हैं, मेरे ख्याल में कुछ तय नहीं हुआ। सर बुनियादी बात यह है कि हम इसी शो पे पिछले कोई 1 हफ्ते से बाकायदा एक बात हर शो में ज़रूर करते हैं, PTI को मशवरा कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखें हल्की आंच पे। अगर आपने आंच तेज़ कर दी ना, तो हम पहले भी कह रहे थे कि नून लीग ने हाथ खड़े कर देने। अच्छा, नून लीग ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी कि पंजाब में तो हम बनाएंगे हुकूमत, और पंजाब में तो वो टकाटक आज़ाद भी तोड़ रहे हैं, भाई आप सेंटर में भी तोड़ लो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपको ज़्यादा आई हुई है, आप कर लें हुकूमत, हम नहीं बनाते। अच्छा, और इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग है ना, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है
कि जैसे ही नून लीग ने कहा कि अच्छा हम नहीं बनाते सेंटर में हुकूमत, तो साथ ही कमिश्नर साहब आ गए। ये एक अगेन ये हमारा टेवा है, वी डोंट नो है अंदर की कोई खबर, लेकिन ये शायद नून लीग को पैगाम दिया गया है कि बेटे अगर सेंटर में नहीं बनाओगे तो फिर हम प्रोविंशियल भी नहीं बनाने सर देंगे। ये वही वाली बात है, अब किसी के घर जाते हैं और आपको अगर चाय देते हैं और उसके साथ बिस्किट पड़े हैं तो आप ये तो नहीं कहते ना कि सिर्फ चाय पीऊंगा बिस्किट नहीं खाऊंगा। बिस्किट भी खाने पड़ जाते हैं कभी कभार, अगर आपका दिल ना करो, बहुत ही गंदे फिके हों बिस्किट, लेकिन आपको खाने पड़ते हैं क्योंकि अगला नाराज ना हो जाए। तो वही वाला साहब है यहाँ पे, अगर तो चाय पीनी है बैठ के तो बिस्किट भी खाने पड़ेंगे, ये वाली बात है। तो सर ये देखे ना, अब डेडलॉक से मेरा है कि इन्होंने ना पीपीपी ने गेम थोड़ी बढ़ा दी है। सर डेडलॉक ना एक और, सो डेडलॉक मेरे ख्याल में तो है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड नून लीग। बेसिकली एक स्टेयरिंग कंपटीशन ऑन हो गया है। अब देखना ये है कि पहले ब्लिंक कौन करता है। बुनियादी सी चीज़ ये है कि ये मियाँ साहब की बड़ी पुरानी आदत है, और ठीक है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, मियाँ साहब पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन ऐसे ही करते हैं। वो जो है ना, वो कहते हैं कि जी मुझे आप दिलाओ वाज़ेह अक्सरियत, वरना मैं क्यों आऊँ। वो सेंटर पंजाब तो थी उनकी मजबूरी, वो उन्होंने खुद कर लिया। सेंटर में वो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि भाईजान आप तोड़ के दें आज़ाद, नहीं फिर बना लें, फिर खुद ही कर लें। लेकिन सर आज़ाद वाली कहानी जो है ना, वो मेरे ख्याल में जितनी ट्राई मारनी थी कि ये 2018 नहीं है, इस वक्त जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। तब एक मोमेंटम बड़ा मुख्तलिफ था, तब क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे। वो इलेक्शन इतना भी मुतनाज़ा नहीं था जितना ये हो चुका है, जितनी चीज़ें इसके सराउंड हो गई। इंडिपेंडेंट्स भी कहते होंगे यार कि हमें क्लैरिटी नहीं है कि आगे जाके क्या, और प्लस 18 में हालात क्या थे मुल्क के, और अब क्या है, कोई आज़ाद भी सोचता होगा यार कि मैं जाके मांगू क्या, को पता नहीं दे दे करना पड़ जाएगा। अच्छा मुझे ये मुझे पता है, मतलब लेकिन सर ये जो आपकी वाली बात है ना कि ये मुतनाज़ा अगर पिछले इलेक्शन से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर तो अगेन हुकूमत बनाने वाले और ज़्यादा घबरा रहे हैं कि जी ये तो हम अभी हुकूमत बनाएंगे, सारे मुश्किल फैसले हम करेंगे, साल डेढ़ में अनपॉपुलर भी हम होंगे, उसके बाद हमें टक करके साइड पे कर देंगे कि तुम्हारी सीटें ही पूरी नहीं है, ये लो नया इतिहास खड़ा है। सर आप वो वीडियो याद आ गई जो गर्दिश भी कर रही है सोशल मीडिया पे, ख्वाहिश साद रफ़ीक की, कितनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन थी उनकी कि एक वक्त आएगा जब ये वजारत उज़्मा कोई लेना ही नहीं चाहेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहेगा, हम उस तरफ जा रहे हैं, और सब इसमें हैं, सबकी ये जॉइंट एक एफर्ट है, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के अंदर जो इस पॉइंट तक हमें ले आए हैं। सर पीपल्स पार्टी, मुझे लग रहा है उन्होंने कहा था ना कुछ ना दो हमें, सिवाय उन चीज़ों की जो कि जिनके लिए मतलब उसमें इलेक्टेड तो ऑफिशियल होना पड़ेगा, लेकिन जैसे प्रेसिडेंसी, सेनेट चेयरमैन, मेरे तो ख्याल में उन्होंने गवर्नर भी बीच में डाल दिए हैं। मेरा अपना ख्याल है उन्होंने कोई और भी अहम चीज़ें की हैं पंजाब के हवाले से, कुछ फैसले जो हैं वो भी आप नहीं कर सकते हमारे बगैर, तो जिस वजह से मेरे ख्याल में डेडलॉक है। देखिए इनकी आज के दिन होनी है इनकी 5वीं या 6ठी मुलाकात। सर 6 मुलाकातों में तो सर बड़ा कुछ हो जाता है, आप खुद बताएं, 6 मुलाकातें काफ़ी नहीं, पता चल जाता है बंदा किहो जी है। लेकिन अभी तक इनकी 6ठी मुलाकात है और मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अब मेरे ख्याल में आज तो MQM को भी मिलना है, आज तो उन्होंने काफ को भी मिलना है, और फिर पीपल्स पार्टी को भी मिलना है। तो ये मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं, ये दिखावे के लिए कर रहे हैं? सर वही वाली चीज़ ना कि जिस तरह साद रफ़ीक साहब ने कहा था, हम भी बहुत अरसे से ये कह रहे हैं, और अब आप कोई यूट्यूब चैनल खोल लें, कोई ट्विटर फीड खोल लें, कोई टीवी चैनल खोल लें, ओपन ही बात हो रही है कि जी हुकूमत तो फेडरल में बेसिकली SIFC की होगी। अच्छा अगर सबको पता है कि हुकूमत SIFC की होगी, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों बैठ के क्या करे? सर बहुत टेंस मामलात है, और देखें जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं होंगी तो हम बहुत स्लोली हम इंच कर रहे हैं उस चीज़ की टुवर्ड्स की यार कंप्लीटली एक चीज़ जो है ना वो बैठ जाएगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई अफरा तफरी में चाह रहा हूँ या मैं आवाम के अंदर कहने कोई ऑडियंस को कह रहा हूँ अपनी यार घबराना, लेकिन घबराने वाली बात है। देखें गैस की प्राइसों में इन्होंने इजाफा करने का कहा था IMF की तरफ से, वो उन्होंने कर दिया एज़ पर IMF 65%। आप सोचें सॉरी, एक शख्स जो है उसके जो बिजली के बिल की टेंशन होती है, आपको 25 तारीख के बाद घबराहट होना शुरू हो जाती है कि आ रहा है। सर ये वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में जहाँ पे बिजली का बिल घर के किराए से ऊपर चला गया। घर के किराए से ऊपर चला गया। मैं तो इसमें इजाफा कर दूं कि इस दफ़ा जो गैस के बिल आएंगे अब इस एडजस्टमेंट के साथ 65% के साथ, तो बिजली का बिल और गैस का बिल तो शायद पैरिटी पे आ जाए। मतलब इसका मतलब है आपकी जो बेसिक नेसेसिटी यूटिलिटीज़ हैं, बिजली और गैस मिला के आपके सर बिजली, घर की गाड़ी की किस्त से लेके, घर के रेंट से लेके, बच्चे की फीस छोड़े,
हर तमाम चीज़ों से ज़्यादा होने वाली है। और इसके अंदर जो है आखिरी चीज़ जो ज़्यादा इससे भी ज़रूरी है, ये तो करना ही था, मैं पता था, कोई बात ही नहीं कर रहा कि जी आईएमएफ क्या कह रहा है, आईएमएफ क्या नहीं कह रहा। आईएमएफ की लास्ट स्टेटमेंट मैं अभी तक जो मेरी वो यही है कि यार हम आखिरी ट्रांच आपको देंगे इलेक्टेड गवर्नमेंट को। आपको तो नहीं पता ना फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, मुझे भी नहीं पता फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। इससे तो यही पता लगता है कि उनको भी नहीं पता फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। पता नहीं, हम अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब ये लगेगा, ये वाला एपिसोड जो है हमारा, हम थोड़ा पहले रिकॉर्ड करते हैं, तब तक शायद नाम आ गया हो किसी का फाइनेंस में, आई होप आ गया हो, लेकिन अभी तक नहीं आया। पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था, 2 लोग तो ऐसे हैं जिनको ऑफर की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा पान ये हो गए हालात। ये जिस तरह से हमने कहा था कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ना ये तत्ता आलू है कि पाइन तुसी लवो नहीं पाइन। लेकिन मैं वो वाली बात तो जो वो 2 लोग थे, बड़े बैंक के 2 बड़े लोग जो थे, उन्होंने तो ना शायद करनी ही थी, क्योंकि वो बेसिकली उन्होंने बड़े सीनियर लोगों का जो अपने करियर्स की ना लास्ट लेग पे, जो अपने करियर की लास्ट लेग पे होते हैं, उसकी लेगेसी होती है कि यार मैं एक बड़ा प्रोमिनेंट बैंकर था, मैं ज़बरदस्त बैंकर था, और मैंने इस बैंक को ज़ीरो से ऊपर तक लेके गया, और मैंने इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक बनाया, मेरे निगरानी के अंदर मैंने टीम में ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और फिर वो अपनी रिटायरमेंट लेके ईजी हो जाता है लाइफ के अंदर। अनलेस वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ले ले, जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लेगा ना, उसके पिछले जितने काम है ना वो नहीं गिने जाएंगे। वो होगा कि यार ये था वो जो गए थे वहाँ पे, जो टोटल वहाँ पे करके आए हैं वहाँ पे। सो इसलिए कुछ सीनियर बंदा नहीं, वरना मेरे ख्याल में अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जाती उम्रा के बाहर खड़े हो जाएं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, तमाम खानदान और पूरी पार्टी के साथ, और विस्पर करे ना एक फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए, तो एक लाइन लग जाएगी लोगों की। लेकिन मसला ये है कि उनको भी पता है कि हमें बंदा इस किस्म का नहीं चाहिए, हमें बंदा चाहिए, नर आदमी चाहिए जो जाके हमारा केस लड़े। वो नहीं आना, आ जाएगी, वो वैसा बंदा नहीं मिल रहा। लेकिन आप ये देखें कि बहरहाल आपके पोर्टफोलियो पे अगर ये आ जाए कि आप मिनिस्टर रहे हुए और वो भी फाइनेंस के, और आपकी उसके बाद सोचें कि चाहे आप 6 महीने भी रहे हो, उसके बाद आप एक अपनी बायोग्राफी लिख सकते हो, आप अपने पोतों को बता सकते हो कि जब मैं मिनिस्टर था तो क्या होता था। और सर वो नशा तो है ना, वो आप खुद बताते हैं कि मतलब जितने लोग होते हैं एट द डिस्पोजल ऑफ एनी मिनिस्टर, सर बहुत ज़्यादा, तो मतलब आप अपनी बचपन की मेमोरीज रीलिव कर सकते हो कि आप कमोड पे बैठ के थोड़ी देर बाद आवाज लगाओ कि धो दो, तो एक बंदा आए और वह धो के चला जाए। सर बिल्कुल। लेकिन सर हमने माजी में देखा है कि जो कुछ फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो अनपॉपुलर बहुत हुए, और उन्होंने बाद में शायद इस चीज़ को देखा कि यार ये शायद नहीं करना चाहिए दसी। लेकिन सर चलन छोड़ दें इस बात को, कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं होगा, ये तो अब हम अब देखें, एक होता है टाइम फ्रेम कि यार अभी इतना टाइम है, जल्दी से कुछ ना कुछ सोच समझ के कर लो। हम उस टाइम से आगे जा चुके हैं, अब हम नो मैन्स लैंड में हैं, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम लेट हैं, अब जो होना है वो लेट ही होना है, अब जो मर्जी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये तो बहस अच्छी थी तब, जब अब से पहले जब हुकूमत बन रही थी, जब कैबिनेट के अंदर फैसले होने थे कि यार अभी तो कैबिनेट ही नहीं बन रही थी, इजी, टेंशन क्या है। अच्छा, साथ में वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो जो एक वीडियो आजकल क्या कल रात से वायरल हो रही है, वो राय साकिब खरल की कि एक प्रिंटिंग प्रेस में वो गए हैं सर, और वहाँ पे सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो मेरी बरादरी के प्रिंटर्स हैं उन्होंने जान छाड़ दियो प्लीज़, वो बड़े अच्छे शरीफ लोग, नफीस लोग होते हैं। अच्छा, अब जहाँ तक बात ये है कि वो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से उन्होंने बैलेट पेपर बरामद हुए, मानसेरा वाली सीट के जो मियाँ साहब हारे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। प्रिंटिंग की हद तक मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे हमेशा जब कुछ छपाई होती है ना किसी चीज़ की, तो उसमें एक तादाद होती है रद्दी की। उसको हम रद्दी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी की यूज़ की चीज़ नहीं होती, वो किसी भी प्रिंटिंग, गलत प्रिंटिंग या गलत कलर या स्याही फैलने की वजह से, बहुत फोल्डिंग सही नहीं हुई, कटिंग ठीक नहीं हुई की वजह से रद्दी पड़ी रहती है। अब ये असल में सवाल ही हम गलत पूछ रहे हैं। सवाल एक तो ये पूछना चाहिए जो उन प्रेस का मालिक है, या कि जी ये क्यों इजाफी पड़े यहाँ पे बैलेट पेपर, और दूसरा सवाल जो पूछना चाहिए, ये पहला सबसे ज़रूरी सवाल है, दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन का तमाम जो प्रिंटर्स हैं जिनको उन्होंने कहा ये छापो, उनके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग की थी। जो रद्दी है वो वापस जाएगी, अमूमन तो मार्केट में बिकती है, किसी भी चीज़ की रद्दी जो होती है हमें वापस मिलेगी, आपके पास रहेगी, हमारा अमला आके लेके जाएगा। ये बड़े ज़रूरी सवाल हैं सारी चीज़ के अंदर कि उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी। अगर तो ये थी जी कि बैलेट पेपर जितने भी रद्दी कागज़ होगा वो सारा इलेक्शन कमीशन वापस उठा के लेके जाएगा, फिर तो ये बहुत गलत बात है, और ये ही होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन अलाउ करेगा कि इतना सेंसिटिव पेपर जो है वो आपकी प्रेस में बस पड़ा हुआ है।
असल में बिल्कुल ठीक है, हमें नहीं पता। ये जो आपने थ्योरी पेश की है ये भी बहुत प्लॉजिबल है, ऐसे हुआ होगा। दूसरा, आप अगर इस वक्त देखें कि जो पटवारी ट्विटर हैंडल्स हैं वो तो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि जी असल जो बैलेट पेपर है वो तो इस तरह का दिखता है, ये जो पेपर है इसका तो रंग भी असल वाले से नहीं मिल रहा, और उसमें कुछ और डिटेल्स हैं जो इसमें लिखी नहीं हुई, उसके शायद कॉलम भी 3 हैं, इसके 2 हैं। अच्छा, ये जो है ना, अगेन मेरी बात नहीं हुई उनसे जिन्होंने ये किया है, सो उनका वर्जन हमें नहीं पता। सही। लेकिन ना इसमें 2 चीज़ें तो कंफर्म है। मतलब सब पहली बुनियादी बात ये थी कि अगर वो आज छप रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं आप कि वो धांधली में इस्तेमाल होने हैं, वो आज छप रहे हैं, तो या कल जब पकड़े गए थे तो वो तो देखिए कल के दिन तक ना नामजद हो चुकी हुई हैं मरियम साहिबा सीएम, ठीक है, उनको 4 डाले पुलिस के मिल चुके हुए हैं। सो इस किस्म का अगर काम जो होता है वो खुली प्रेस में नहीं होता, वो शटर गिरा के होता है बाहर। मतलब अगर आप एक पुलिस की गाड़ी भी नहीं चीफ मिनिस्टर खड़ी कर सकती कि यार अंदर हमने बैलेट पेपर छापना है, तो फिर तो ये हम अभी कह रहे हैं कि फेडरल मिनिस्टर कोई नहीं बनना चाहता, कल से तो सीएम भी कोई नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, सो ये जो है ना ये बहुत इजी था कि जी एक टिप आई, उधर पहुंचे, दुकान खुली हुई थी, अंदर बैलेट पेपर छप रहा था, कोई सिक्योरिटी, कोई गनमैन भी बाहर नहीं खड़ा हुआ था। ये सुन के ना ठीक नहीं लगता सर। और सर प्रेसों का मैं आपको बता दूं, प्रेस, किसी भी प्रेस में कोई भी सेंसिटिव चीज छप रही हो ना, किसी भी किस्म की, अखबार तक जो छप रहा हो, तो किसी को इजाजत नहीं होती अंदर जाने की, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें जब दूसरा वर्जन जो हमने सुना है ना इस पे, वो ये है कि ये वीडियो कल की नहीं है, ये वीडियो पहले शूट की गई थी, मतलब पहले उनको टिप मिली और वो उधर पहुंचे, ये रिकॉर्ड की, बट फॉर सम रीज़न द जर्नलिस्ट डिसाइडेड नॉट टू पब्लिश दैट वीडियो, और वो ख़त्म हो गई बात। कल एक और बंदा जो उनके साथ था, जिसने खुद से भी फुटेज बनाई हुई थी अपने मोबाइल से, उसने ये वीडियो रिलीज कर दी। सो ये भी हो सकता है वो खुद इनके पास थी, वो निकालना नहीं चाहते थे, वो निकालना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगेन उनको भी, जर्नलिस्ट को भी ये लगा होगा कि यार ये बहुत ही इजी चीज़ है। देखें, मुझे 2018 में ना एक बड़ी मशहूर हुई थी स्टोरी, अगेन सच झूठ का पता नहीं, लेकिन सुन के ठीक ही लगती है, कि अलीम खान साहब ने इलेक्शन लड़ना था, तो अलीम खान साहब ने एक एस्टिमेट लगवाया कि जी इलेक्शन जब आप लड़ते हो तो प्रिंटिंग का कितना खर्चा होता है, कि बैनर छपने हैं, पोस्टर छपने हैं, फलाना छपना है, ये होना वो। अच्छा, वो जो उन्होंने वो एस्टिमेट मिला ना उनको, तो उन्होंने कहा कि यार मैं अपनी प्रेस ला लेना और उन्होंने अपनी प्रेस लगा ली। और यहां तक कि उस वक्त वो पीटीआई में थे, उन्होंने लाहौर से और भी जो लोग खड़े हो रहे थे उनको कहा कि भाईजान आप मुझे ऑर्डर दें। ठीक है, सो अगेन वही बात है कि अलीम खान के पास अगर इतना पैसा है तो नवाज शरीफ के पास तो बहुत ज्यादा। सर ये यहाँ पे लगता है ना, ये प्रिंटिंग प्रेस जो है, ये जिस किस्म की ये प्रिंटिंग है ना, तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक ग्राउंड के ऊपर काला छिपाई होनी है, कोई मसले वाली बात नहीं। ये तो आपकी सिंगल कलर मशीन जो है ये छाप सकती है। एक सिंगल कलर मशीन के लिए आपको ना 2.5 बंदा चाहिए ठीक है, एक पेपर देने के लिए, एक स्याही के लिए और एक ठोकने के लिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा इसके लिए। सो अगर नवाज शरीफ ने ये हरकत करनी थी ना, उन्हें अपनी प्रेस ला लेनी थी। सर को मसले हुए उसकी होगी सर। ये जो है ना कि आप फलानी जगह पहुंचे, वहां पे बैलेट छाप रहे हो, और आप पहुंचे और दुकान खुली हुई है, ना बंदा ना बंदे के साथ, और उस कैमरा इकरारुल हसन सीन हो गया है। सर वो मैं कहता हूं ना, स्मेल टेस्ट नहीं पास हुआ। सर इससे आगे चलते हैं। 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और दोनों में मसले हैं, और एक इंटरव्यू की अटेम्प्ट हुई है, उसमें भी मसले हैं, ये भी बात कर रहे थे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो मरियम औरंगजेब की थी, उसे में थी। एक हमें थोड़ी सी एक नज़र आया जो इस वक्त बैकडोर, जो ये तो सामने है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पीछे तमाम पार्टीज, जो नून लीग जो है रादर, उनके साथ क्या हो रहा है इंटरनली जो इनके मरियम औरंगजेब के लेवल के जो मिनिस्टर्स और उनके जो अमला है, उनको पड़ी है डांट, मेरा अपना ख्याल, क्योंकि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत लोगों को डांटा, और उन्होंने, अब चले उनको इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल माफ़ी दे सकते हैं, लोगों ने बड़ी गलत गलत बातें की हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जोश खिताब में जी मुझसे हो गया कि उन्होंने कहा जी कि ये जो फितना है, इमरान खान साहब के वाले से बात कर रही थी कि इसका गला काट देना चाहिए, गला कलम कर देना चाहिए। अब ये तो देखे ना, हमें लगा था ये वो पार्टी है जो कि इस कहती थी कि ये चीज़, ऐसी बातें ना करें, इनकी नहीं है रूम सियासत में।
तो फिर आप ही अगर करेंगी तो फिर अगले जो हैं वो तो इस चीज़ को बहुत उछालेंगे, और अगले इस काम में तो आपसे, आप माने ना माने, ज़्यादा ताकतवर है। सोशल मीडिया की हद तक बात कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसी ही नहीं होनी चाहिए। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो इस डिपार्टमेंट में कितने ताकतवर हैं, इस चीज़ का तकाजा करना चाहिए, और नहीं करनी चाहिए थी बात। देखिए, एक तो ये कि ज़ाहिर है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि नून लीग को ये लग रहा है कि इमरान खान की पार्टी को जो मकबूलियत मिली है वो इस तरह के बयानात से मिली है, हार्ड कोर बहुत ही जो है ना सख्त स्टांस लेने से मिली है। तो हम भी ये करेंगे तो हम भी मकबूलियत हासिल करेंगे। अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि मतलब नून लीग इज़ द ओरिजिनल पीटीआई। ठीक है, जब मियाँ साहब आए को सियासत में लाया गया था तो मियाँ साहब यही सारी इमरान खान वाली बातें करते होते थे कि ये तो एजेंट है बेनज़ीर, और ये तो इन्होंने तो मुल्क का सौदा कर दिया हुआ है, और ये तो इनको तो फलाना, मैं तो जिया का मिशन, मैं बेटा। अच्छा, वो प्रॉब्लम ये है कि तब ये भी पॉपुलर थे। उसके बाद ये जब मुफाहमत में आए, और उसकी वजह ये कि इनके साथ भी जब 2 दफ़ा हैंड हो गया, इनको पता लग गया जो लेके आते हैं वो इतने कुछ सगे नहीं होते। तो इन्होंने फिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह कर लिया, फिर वो इमरान को लेके आए। अब मसला ये कि अगर ये कोशिश कर रहे हैं ना कि अब ये वापस वहां पे चले जाएंगे, वो नहीं हो सकता, वो शिप निकल गई हुई है। सर वो तो तमाम हमारी सियासी निज़ाम में निकल चुकी है। मुझे मुझे ये यकीन है इस चीज़ का कि किसी ने एक दिन सुबह उठ के सोचा, यार 2013 बड़ा फिट था। यार 13, 15, 16 बस ठीक चल रहा था, ठीक था, सबको चीज़ें बेहतरीन थी, सब मज़ा आ रहे थे, उधर वापस चलते हैं। सर ये इसलिए हो रहा है सारा कुछ, और कोई वजह नहीं मेरे नज़दीक। देखिए दूसरी एक और चीज़ ये है कि नून लीग का जो बुनियादी मसला है ना वो ये है कि उनको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए जिसको वो बस के नीचे दे सकें, क्योंकि उन्होंने मियाँ साहब बचाने हैं। तो वो होता ये है कि जी वो फ़लानी चीज़ गलत हो गई क्योंकि शहबाज शरीफ ने गलत कर दी, फ़लानी चीज़ गलत हो गई क्योंकि हमज़ा ने गलत कर दी, फ़लानी चीज़ गलत हो गई फ़ौज ने गलत कर दी, क्योंकि मियाँ साहब का बयानिया नहीं हार सकता। अच्छा, अब उन्होंने इस दफ़ा जर्नलिस्ट को बस के नीचे दे दिया कि ये जो सब हो रहा है ना ये जर्नलिस्ट की वजह से हो रहा है। जर्नलिस्ट के लिए घबराने का टाइम है। उसकी वजह ये है कि पीटीआई पहले ही उनसे कोई ख़ास मोहब्बत नहीं थी करती, पीएमएलएन को भी उनसे अब नफरत हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट तो वैसे ही मतलब सिवाय 4-5 लोगों के जो उनके लिए काम करते हैं, बाकी उनको समझ ही नहीं आती कि जर्नलिस्ट क्या होता है। द्वार के साथ जर्नलिस्ट देख ले फिर उन्होंने क्या करना है। सर ठीक है सर, हम हमारी हमारी बरादरी है, ठीक है सर, देखी जाएगी, कोई नहीं, करें आप बात। नहीं भाई, अच्छा सर, ये आपकी ऐसी थ्योरी जो है ये डराने वाली भी है, और शायद इसमें हकीकत भी हो, लेकिन को पता नहीं होता। हर बंदे को किसी न किसी साफी की जरूरत होती है। सर अब आ जाइए अगर हम उमर यूब साहब के ऊपर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 बातें उन्होंने की जो थी, एक तो बिल्कुल ही बहुत ही मुझे अजीब सी बात लगी कि वो कहते हैं पीटीआई को 3 करोड़ वोट पड़े। तो 3 करोड़ तो शायद नहीं नहीं पड़ा, नहीं हो नहीं सकता ना, मतलब ये कौन सी वाली मैथ्स है, ये वाली हमें भी चाहिए। तो 3 करोड़ तो नहीं हो सकता, लेकिन चलिए उनको भी कह देते हैं कि उन्होंने भी उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे अपने। फिर उन्होंने को बात इस किस्म की जो कि ज़रा सेंसिटिव एरिया में चली जाती है कि लोग निकले और इमरान खान के लिए वोट डाला, और फरिश्तों ने उनको कहा कि वोट डालो। मतलब आप, मेरे ख्याल में ये अगर अब तक नहीं समझ आई इस बात की कि मेरे ख्याल में जो मजहबी लैंग्वेज है या मजहबी तौर तरीके से गुफ्तगू होती है, उसको सियासत के साथ मिलाना जो है वो इट्स नेवर अ गुड आइडिया। उन दोनों का हमेशा एक अलहदगी जो है वो रही है, तो मामला बेहतर रहे हैं। जब आप उन दोनों को इन्फ्यूज़ कर देंगे साथ साथ तो और कुछ नहीं, बट आपका जो सुन रहा है वो कन्फ्यूज़ होता है बंदा। बिल्कुल, इसका बुनियादी मसला पता है क्या है? वो ये है कि अगर अगले इलेक्शन में खुदा न खास्ता 3 करोड़ से कम वोट पड़े पीटीआई को, तो इसका क्या मतलब है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं कर सके। ठीक है, ये इससे ना डेंजर जोन है सर, ये बहुत डेंजर जोन है। इसको अवॉइड ही करना चाहिए। इसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब आपकी जो जिन चीज़ों की हमारी तमाम जो कायनात है उसके सारे लोगों का जहानत मिला लें, आप उसकी इंच भी नहीं समझ सकते, तो उसके ऊपर आप कैसे बोल सकते हैं कि आप रहनुमाई कर सकते हैं? तौबा तौबा तौबा। तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको, और इससे परहेज करें तो बेहतर है।
सर मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था आपको, अब तीसरी जो है वो एक इंटरव्यू करने की कोशिश मतीउल्लाह जान साहब जो हैं, ये उनके बारे में नहीं है, लेकिन उनका एक अक्स नज़र आया हमें इस चीज़ के अंदर। ये BBC के रिपोर्टर थे और हमारे जो इस वक्त के केयर टेकर वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन के, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, वो हत्थे चढ़ गए उनके और वो भागे भागे गए उनके पास और उन्होंने कहा जी यार मैं कहा बात करनी है आपने। तो उन्होंने कैजुअली तो ये कहा सबसे पहले कि मैं आपकी लाइन से एग्री नहीं करता, BBC की लाइन से मुर्तज़ा सोलंकी साहब एग्री नहीं करते, चलेंगे ये बाबा चलिए। और मुर्तज़ा सोलंकी जब किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे तो वो स्टेट नैरेटिव है, वो उनका अपना ज़ाती नहीं हो सकता क्योंकि वो इंटरनेशनल मिनिस्टर है। फिर वो बंदा उसने भी ज़रा ज़्यादा ही प्रेस किया उनको, फिर शायद उसके फ़ोन को किसी ने लेने की कोशिश की या उसको हल्का फुल्का हुआ तो उसने कहा कि मेरे फ़ोन को ना हाथ लगाओ। फिर उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू का टाइम देते हैं, फिर इंटरव्यू नहीं देते। उसने मैंने टाइम नहीं दिया, उसने कहा बहुत कुछ 6 बजे आपने टाइम दिया तब आई नहीं, उसके बाद ना फ़ोन उठा रहे हैं। फिर उन्होंने कोई सवाल भी इस किस्म का पूछा कि किसी सहाफ़ी को मार पड़ी है या इस किस्म की चीज़ है तो आपको कमेंट करें इसके ऊपर, तो ज़ाहिर है नहीं कोई कमेंट नहीं किया उन्होंने। फिर बाहर आके उसने कहा यार ये अजीब सी बात है यार कि मुल्क का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो हमसे बात करने को तैयार नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात एक और लिहाज से भी है कि ये जो कह रहे हैं कि जी BBC जो है वो हम उस पे उसकी लाइन से एग्री नहीं करते, तो भाई आप मिनिस्टर हैं, जैसे कि आपने कहा कि फिर ये बात बेसिकली रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू है ये। और रियासत कह नहीं सकती हम एक इदारे से की लाइन से नहीं एग्री करते, मीडिया है, हाँ, और अगर फेवरेट्स नहीं ले सकते। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे कह सकते हैं तो फिर अवाम के सामने लाएं, फिर तो उनको मतलब शायद इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में है क्यों रिपोर्ट उधर? करने की। आपने वीज़े क्यों दिए फिर? हाँ सो ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। बाकी वो अब जो उनका वो वाला डिस्प्यूट है कि वो कहते हैं मैंने कभी टाइम दिया ही नहीं था, ये कहते हैं आपने बुध शाम 6 बजे का टाइम दिया था। अब ये तो हमें नहीं पता कि इन पे यकीन करना है या उन पे यकीन करना है। वैसे जाहिर है अगर कोई डिस्प्यूट हो और एक साइड पे सोलंकी साहब हो ज़हन हल्का सा पता नहीं टिल्ट होता है दूसरी तरफ, लेकिन बहरहाल ये तो हमें नहीं पता सर। लेकिन दूसरा सर इसकी अगर ब्रॉडर डिस्कशन कर ली जाए तो देखिए किसी बंदे का भी कोई भी हो, वो कुछ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो कुछ कोई भी शख्स हो और आगे रिपोर्टर आ जाए और को कहे यार मुझसे बात करो, अगला बंदा कैसा है मेरे पास कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट करके आप निकल जाओ वहाँ से। बहुत प्रेशराइज करे तो फिर भी आपने अपना कूल रखना है कि मैंने नहीं बात करनी है आपसे। और किसी रिपोर्टर को भी ये नहीं करना चाहिए, ये टैक्टिक जो है ये अच्छा नहीं है क्योंकि इसके बाद अगले का जो भी बयान होगा वो फिर एक अलग अंदाज में हमेशा पोर्ट्रे किया जाएगा। सो इसलिए ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। हाँ, वो सोलंकी साहब की वो वाली बात ठीक थी इसमें कि उसको जब उन्होंने कहा ना कि एक्ट लाइक अ रिपोर्टर डोंट एक्ट लाइक अ पापराजी, हाँ तो मतलब मैंने कह दिया मैंने फिलहाल नहीं बात करनी तो बस नहीं हाँ करूँ। वो ठीक था जवाब, हाँ ठीक था। ऐसा एक और चीज़ जो 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 हमें तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, ये ट्विटर घड़ी घड़ी उसको बुखार हो जाता है और मुल्क तमाम में ट्विटर की बंदिश जो है वो जारी है। इस वक्त हम क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें नहीं पता कि ट्विटर चल रहा है या नहीं। मैंने सुना है कि अब चलना शुरू हो गया। हाँ और वैसे तो हमारा तो चल ही रहा था VPN लगा के। सर मेरा VPN भी नहीं चल रहा सर उसकी वजह है ना, वो बेसिकली आपका VPN भी ब्लॉक हो गया होगा, सो आपने हर थोड़ी देर बाद VPN भी चेंज करना है। सर, नहीं कर सकता मैं सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो ये ठीक नहीं है। मुझे तो इस चीज़ का भी डर लग रहा है कि अगर तो ये बात ज़्यादा उछल गई कि ये पाकिस्तान में यार उनकी ट्विटर पाकिस्तान की मर्जी से चल रहा है उनके अवाम के लिए, तो इलॉन मस्क ना तप जाए और सर सीरियसली वो कहे यार कि अगर नहीं पसंद तो बंद कर दो, लो जी आप ना करें मैं बंद कर देता हूँ, लो जी पाकिस्तान से बंद। सर फिर मुझे बताएं कौन नहीं निकलेगा? बिल्कुल, ये बड़ा प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान जो है ना ये मजाक बन गया पूरी दुनिया में। और मुझे नॉर्थ वेस्टर्न शिकागो से प्रोफेसरों की कॉलें आई हैं कि सब ठीक है, हमने सुना ट्विटर ही नहीं चल रहा। तो वो उनको बोला कि नहीं इधर रेगुलर चीज़ है, कोई ऐसा हम पैसिफाई करा रहे हैं सिचुएशन, आप घबराए ना, होता है हमें आदत है। तो ये तो सिर्फ अपना मजाक उड़वा रहे हैं। मतलब अब पूरी दुनिया जो है एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी कमाल का इलेक्शन करा दिया हमने, दूसरी तरफ ट्विटर नहीं चल रहा। वो पूरी दुनिया कह रही होगी यार तुमसे ट्विटर चलता नहीं है, तुम कह रहे हो इलेक्शन ठीक हो गए हैं, ये कैसे हो सकता है? ये जो शकूक व शुबहात थे ना उनको यकीन तक पहुंचा दिए उन्होंने। सर वो तो देख लेना, फैफिन ने आज के दिन ये भी कह दिया है कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कराएं इसका, इलेक्शंस जो भी हुए हैं आपके। अब फैफिन का तो काम है इस किस्म की तजवीज़ देना, अमल करें ना करें वो अलग बात है। तो इलेक्शन कमीशन को वो कह रहे हैं आप अपने आप से अलहदा एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा और एक इंडिपेंडेंट कोई शख्स जो है वो इस तमाम इलेक्शन का ऑडिट करे।
तो इस किस्म की भी बातें जब हो जाएं, और फैफन चलें, आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं यार हमारा इदारा है, आप बाकी चीज़ों को कहते हैं वो इस मुल्क के इदारे हैं, फैफन जो है उसकी बात तो पर सीरियस बात है ना, कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई ऑडिट कराएं, तो उनको कुछ नज़र आ रहा है कोई मसला है, हमें भी नज़र आ रहा है कोई मसला है, मसला क्यों है, दे देते रिजल्ट, रात को जल्दी कोई मसला ना होता, बहुत कम होता मसला। तो ये सर बड़े मसले हैं। बिल्कुल। इसके अलावा मतलब कुछ सियासी बात रह गई हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। एक आखिर में जाते हुए मैं पीएसएल को भी टच करना चाहता हूँ हल्का सा। आप ज़्यादा टच करें उसको। ठीक है सर, वो एक कैंपेन चल रही है पीएसएल शुरू होने से पहले से, बॉयकॉट पीएसएल, और वो हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर। उसकी वजह जो है ना वो है ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग, उसमें कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि शायद उनका ताल्लुक इसराइल से है। सो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि गाज़ा में जो वो जुल्म ढा रहे हैं तो हमें उनको ब्रांड नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा, अब पता है प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें कोई शक नहीं कि गाज़ा में जो हो रहा है वो बहुत बड़ा जुल्म है और हम उसके साथ हैं कि मतलब किसी भी तरह से जंग बंदी होनी चाहिए, किसी भी तरह से लोगों को वो होना चाहिए। जहाँ तक बात है ना पीएसएल बॉयकॉट करने की, यहाँ तो आप फैसला करते कि हमने पीएसएल नहीं करवाना इन सॉलिडारिटी विद गाज़ा, के हम मैच ही नहीं खेलते, इजी अगले साल कर लेंगे। अब जब आपने फैसला ये कर लिया कि जी हम तो करेंगे, तो सर $7.2 मिलियन तो सिर्फ प्लेयर्स की मद में स्पेंड हो चुके हैं। इसके अलावा इंतजामी मामलात भी होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे खर्चे होंगे, ये तो सिर्फ प्लेयर्स की मद में। अच्छा ठीक है कि आपके टीवी राइट्स भी जो हैं वो $14 मिलियन के बिक गए हैं, लेकिन फिर वही बात है कि मतलब दिस इज नॉट इनफ। मतलब अगर आपने ये कराना है तो, और इसने तो बेयरली टीवी राइट्स ने तो खर्चे पूरे किए होंगे ना, यू नीड ब्रांड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप शायद पिकी नहीं हो सकते कि हम ये ब्रांड लेंगे और वो इस वक्त जो भी आ जाए वो आपको चाहिए, या तो आप करवाते ही ना। अब अगर करवा रहे हो तो आपको चाहिए, तो अब बेसिकली सब्र शुक्र करके जो मिल रहा है उस पर मेरे ख्याल में गुजारा करना चाहिए। और वो जिस तरह था ना कि एक वो बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी औकात में रहता हूँ। तो वो वाली बात है। अब फिलहाल बेगर्स कांट बी चूजर्स, आपको पता है शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अब क्या करें, या तो ना कराते, अब करवा रहे हैं तो मेरे ख्याल में इसको कर लेना चाहिए। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, आखिरी पॉइंट, कि ये जिस तरह पीएसएल हो गया, जिस तरह ये हो गया, साउथ एशियन गेम्स, हॉकी ओलंपिक्स, ये सारा कुछ सर, ये ना बहुत मुल्कों के लिए पैसा कमाना आसान होता है इस तरह की चीज़ों से। अगर आप आज से वो करना शुरू कर देना कि जी हम अपनी एग्रीकल्चर को मॉडर्न करेंगे, उसकी यील्ड इतनी होगी, उसकी एक्सपोर्ट इस जगह पे इतनी होगी, उसका फ्रेट ऐसे लगेगा, ये इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनकी फोरकास्टिंग एक इतनी बड़ी साइंस है, और उसमें आउटसाइड जो है ना इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो आप सब कुछ ठीक भी कर रहे हो सकता है वो सब कुछ आपकी तरह ना हो। मतलब ये तो गोरे भी इसमें 100% पे नहीं पहुंच सकेंगे, यूं करेंगे त्यों करेंगे। इसी तरह आपने इंडस्ट्री लगानी है, वो एनर्जी की कॉस्ट कितनी होगी, तो आपकी प्रोडक्ट कितने की मिलेगी, उसकी फिर मार्केट किस जगह पे है, वो मार्केट किस महीने में खुलती है, उसका फ्रेट कैसे होगा, ट्रेड रूट, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। आसान तरीका यही है, कुड़ियां नचाओ, मुंडे गुआओ, हॉकियां लेके, तो ये आसान तरीका है पैसे कमाने का, कमाओ। हाँ सर बिल्कुल, और हमने पिछले एपिसोड में भी यही बात की थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए। हमने तो बल्कि पीएसएल के वाले से ही आइडियाज़ दिए थे कुछ अपने, के हाफ टाइम के ऊपर कुछ कर लें, लेकिन नहीं हो पाएगा सर इनसे। ये इसके लिए आपको ना एक सर वो पहल वाली चीज़ जो है ना, कि जो इस चीज़ में पहल करेगा ना, और वो कहेगा यार मुझे नहीं टेंशन यार, बैकलैश आने दो, मैं ले लेता हूँ बैकलैश। तो आने वाले जो साल है उनके अंदर शायद भी चीज़ें बेहतर हो जाएं। यही हॉकी में कर सकते हैं, यही साउथ एशियन गेम में कर सकते हैं, पीएसएल तो हो रहा है अभी भी कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे। बाकी जो बॉयकॉट की हद तक बात है सर, चलें वो हर बंदे का अपना एक टेक होता है उस चीज़ के ऊपर, लेकिन मुझे बताएं अगर बॉयकॉट पीएसएल के ऊपर करना है तो फिर आप ये भी कहेंगे कि यहाँ पे अवाम जो है वो इस किस्म की, जैसे आपने जिक्र किया एक ब्रांड का जो जिनको बंद करना चाह रहे हैं, तो अगर ब्रांड बंद होते हैं तो दुकानें बंद होती हैं, दुकानें बंद होती हैं तो जो रोज़गार लोगों का लगा हुआ है वो ख़त्म होता है, जब वो ख़त्म होता है तो मसले और होते हैं। तो हर उनकी चीज़ को जब फ्रेंचाइज ली थी तो यहाँ से जिस बंदे ने फ्रेंचाइज के पैसे दिए थे वो तो इसराइली नहीं है। हाँ
तो अब अगेन वी डोंट नो कि क्या होना चाहिए, किस चीज़ से हम ये भी चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में और ख़ास तौर पे इसराइल को एहसास हो कि दे आर लूजिंग बिजनेस, वी वांट दैट। हाँ। लेकिन क्या ये वाला तरीका ठीक है या कोई और तरीका ज़्यादा ठीक है, ये कोई हमें इस पे सीरियस गुफ्तगू होनी चाहिए और हमें बताएं कि क्या हाँ, क्या बेहतर है। करना, बिल्कुल सर। और सर मेरे ख्याल में तमाम बातें जो हमने कवर कर ली, समेट ली हैं। अगले एपिसोड में आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।